क्या ये इंडिगो क्राइसिस पुतिन साहब जब एंट्री करते हैं देश में, ये स्ट्रैटेजिक हो सकता है? पुतिन का भारत आना बहुत सारे देशों को पसंद नहीं है। ये बात मैं कह सकता हूँ कि जब चीन के राष्ट्रपति भारत आते हैं तब भी होती है। यहाँ तक कि चीन की सेना भारत में घुस जाती है 20 किलोमीटर तक और फिर वापस जाती है 2015 में जो हुआ था, और उसके बाद भी होते रहा। तो ये एक मानवीय संकट बन गया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिसे हम कह सकते हैं, और ये बनने दिया इंडिगो ने। उसके लिए इंडिगो पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन क्या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं? ये जिस दिन पुतिन गए उसके नेक्स्ट डे उन्होंने एक बड़ा सा पेपर में, अखबार में खबर निकाल दी, सॉरी। कुछ लोग अपनी शादी में जा सके, कुछ बाकी काम में नहीं जा सके, किसी के घर में बहुत बड़ा संकट था नहीं जा सके। उसके बाद उस क्षमा याचना का कोई अर्थ नहीं था। ये मोदी का मार्केटिंग एजेंडा है, पुतिन साहब को हिंदुस्तान इस वक्त बुला लेना। एक से ज़्यादा विकल्प हमेशा होने चाहिए। अगर आपके पास विकल्प नहीं रहेंगे तो फिर एक तरह से आप उस देश के गुलाम बन जाएंगे। आपको सुन के हंसी आएगी, रूस आज के दौर में पूरी दुनिया से 202 बिलियन का सामान हर साल मंगाता है। उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 2%। शॉकिंग। उनके किले सरीखा कार को छोड़कर मोदी साहब के साथ कार में बैठना, व्हाइट कलर की, वो भी फॉर्च्यूनर में। तो आत्मनिर्भर भारत की जो बात कहते हैं, मेक इन इंडिया की बात कहते हैं, उसके हिसाब से वो पहली बात होती है। क्या हम चाइना बनना चाहते हैं? क्या हम रशिया बनना चाहते हैं? क्या हमें बनना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, काके टॉक्स पॉडकास्ट में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज के मेहमान से आप पहले से वाकिफ़ हैं। बिना समय बर्बाद किए हुए मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉडकास्ट के इस जर्नी में हमारे इतने इंटरेस्टिंग टॉक को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमने देखा एक पैटर्न कि हमारे पास व्यूज आ रहे हैं, लेकिन स्टिल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कुछ बोलना हो, कुछ बताना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम हर कमेंट पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं हर कमेंट को रिप्लाई भी इनफैक्ट करें। आइए हम आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक के साथ, और टॉपिक ये है कि पुतिन का भारत आना किन को रास आया और किन के घर में चूल्हा नहीं जला और क्यों नहीं जला। ये एक हॉट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने इस पे पॉडकास्ट किया है, कुछ लोगों ने एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाए हैं, और डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट ओपिनियन है। हम एक न्यूट्रल अनबायस्ड ओपिनियन लेंगे कि पुतिन साहब का जर्नी इंडियन पर्सपेक्टिव से और हमारे लिए कैसा रहा है। रसिया और भारत का रिलेशनशिप कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और आज रिश्ते के किस दौर पे हम पहुंच चुके हैं। और जब पुतिन साहब हमारे देश में आए, क्या कोई एंगल था कि इंडिगो में भी उसी वक्त क्राइसिस हो गई। इन सब चीज़ों पे, वो सब अनसुलझे मुद्दों पे हम अपने शहर के, अपने देश के जाने माने विद्वान, लेखक और प्रोफेसर डॉक्टर रवि दत्त वाजपेयी जी का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित, मुझे ये निमंत्रण देकर यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, और सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठ के बात कर पा रहा हूँ। नहीं सर, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन आई हम टू द पॉइंट एकदम स्टार्ट ही यहाँ करते हैं कि क्या ये इंडिगो क्राइसिस पुतिन साहब जब एंट्री करते हैं देश में, ये स्ट्रैटेजिक हो सकता है? अगर हम थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझें तो जब भी भारत में किसी बड़े नेता का, खासकर पश्चिम के बड़े नेता का, अमेरिकन राष्ट्रपति हों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों, इजराइल के प्रधानमंत्री हों, जब कभी आए हैं तो इसके साथ साथ समानांतर कोई ना कोई बड़ी घटना हुई है। ये बात मैं कह सकता हूँ कि जब चीन के राष्ट्रपति भारत आते हैं तब भी होती है। यहाँ तक कि चीन की सेना भारत में घुस जाती है 20 किलोमीटर तक और फिर वापस जाती है 2015 में जो हुआ था, और उसके बाद भी होते रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ अवसरों पर भारत में किसी बड़े नेता, विदेश के बड़े नेता के आने के बाद कुछ ताकतें चाहती हैं कि कुछ अस्थिरता हो या कुछ ऐसी घटना हो जिससे उनकी आने की, लोगों से मिलने की और बात करने के अलावा दूसरी बातों पर ध्यान चला जाए। तो ये संभव होता है और ये किया भी जाता है उन ताकतों के द्वारा जो नहीं चाहते हैं कि आपका वैश्विक प्रभाव बढ़े, जो नहीं चाहते हैं कि आपकी वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़े,
तो ये संभव है। अब आपका मूल जो सवाल है, क्या इंडिगो में जो संकट आया, क्या उसका इससे संबंध है? ये अब आपने भी देखा है, और समाचारों में तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर और बहुत जगह पर पॉडकास्ट में ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई साजिश है। तो ऐसे तो जब भी कोई काम खराब हो जाता है तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो उस गलती को स्वीकार करें, अपना उत्तरदायित्व माने, या दूसरा षड्यंत्र सिद्धांत अर्थात कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाएं। तो इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, चूँकि जो इंडिगो के सीईओ हैं वो डच हैं, और डच को उनका संबंध जोड़ा जा रहा है कि पहले वो KLM एयरलाइंस में काम करते थे, जो डच की सबसे बड़ी एयरलाइन, उसमें और कहाँ काम करते वो। अब ये निकाला जा रहा है कि नहीं, कहीं उनका नाटो से कोई संबंध है। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा पतंग उड़ाने वाली बात हो रही है। ऐसा कह पाना कि क्या नेटो में बैठे किसी आदमी ने इंडिगो के सीईओ से कहा कि सुनो पुतिन आ रहा है, प्लेन उड़ाना बंद कर दो, ये इतना सरल और इतना सीधा ये नहीं है। इस कहानी के दो पक्ष हैं। ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि इसमें इंडिगो के सीईओ की गलती नहीं है या इंडिगो इस प्रकरण में पूरी तरह निर्दोष है। अब हम एक कदम पीछे जाएं। शायद 2024 में भारत सरकार ने कहा था कि हम नए नियम लाएंगे और एक उड़ान के बाद पायलट को 48 घंटे की आराम करने का समय दिया जाएगा, उसके बाद वो दूसरी बार आएगा। ये नियम 1 नवंबर 2025 से पूरी तरह लागू होना था। इंडिगो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो हमने देखा कि कितना बड़ा, और ये मैं कहूँगा ना, जिसे हम कहते हैं मानवीय संकट हुआ है। जैसे कोई विपदा आती है ना, वैसे ही विपदा आई है। अब किसी कारण से मुझे उस दिन 4 दिन पहले यहाँ से दिल्ली जाना पड़ा फ्लाइट से, और इंडिगो के रांची के ऑफिस में जहाँ पर उनका चेक इन होना था, बोर्डिंग होना था, चेक इन नहीं बोर्डिंग होना था, अंदर गेट पर लगभग मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और इंडिगो के साथ लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। तो ये एक मानवीय संकट बन गया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिसे हम कह सकते हैं, और ये बनने दिया इंडिगो ने। इसके लिए इंडिगो पूरी तरह जिम्मेदार है। लेकिन क्या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या DGCA जिम्मेदार नहीं है? विमानपत्तन प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं है? आपने 1.5 साल पहले यह नया नियम बनाया, आपने किसी एयरलाइंस को बुलाया और पूछा कि आप इसके लिए कहाँ तक तैयार हैं, हमें एक ऑडिट रिपोर्ट जमा करें, आपके पास कितने पायलट हैं, आप इस नए नियम के अंतर्गत कैसे काम करेंगे? आपने कुछ नहीं पूछा। आपने नियम बताया और आप भूल गए, और ये मान लिया कि लोग आपके नियम को मान लेंगे बगैर उनसे जवाबदेही तय किए हुए। अब इंडिगो के साथ समस्या क्या है? वो जो भारत के पूरे विमान क्षेत्र की समस्या है, 65% के करीब बाजार उनके पास है, तो लगभग एकाधिकार है, मोनोपोली है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन? एयर इंडिया। उसके कितने? 27%। 5% अक्षय एयर, आकाश एयर, और 1-2% में बाकी सब है। तो जिसके पास 65% बाजार के ऊपर नियंत्रण है, वो ये मान कर चलता है कि मुझसे कौन लोहा लेगा, मैं तो किसी को भी झुका सकता हूँ। और ये हर देश में होता आया है, भारत पहला नहीं है, और जगह भी होते आया है। भारत सरकार इस नियम के पालन कराने के लिए उतनी मुस्तैद नहीं थी जितनी बाद में दिखाई पड़ी। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जब ये संकट इतना गहरा गया, लोगों को आपने भी सुना कि एक फ़्लाइट में बैठने के लिए 1,70,000 रांची से दिल्ली की फ़्लाइट का दाम बताया गया, तो सरकार ने क्या कहा? नहीं, हम एक नियम ला रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। अब अमित जी याद कीजिए, इसी सरकार ने रेलवे में भी और हवाई जहाज़ में भी कहा है, मांग के हिसाब से आप डायनेमिक प्राइसिंग कीजिए, अर्थात अगर मांग ज़्यादा है तो दाम बढ़ाइए, मांग कम है दाम घटाइए। तो ये तो आपने लोगों को मौका दिया इस तरह से ऊपर नीचे दाम करने का और लोगों को लूटने का। वो होने के बाद अब आप कह रहे हैं नहीं हम नए ये लगाएंगे, नियम लगाएंगे। तब तक तो बहुत मामला आगे बढ़ चुका था। आपने जो नियम बनाए हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि अब इस क्षेत्र में हमें रिफॉर्म चाहिए, सुधार चाहिए, तो सुधार क्या चाहिए? सुधार तो पूरी गवर्नेंस में चाहिए। केवल नियम बनाने से काम नहीं होगा, उनका कैसे पालन होगा भविष्य में, इसकी तैयारी हमें आज करनी होगी। तो ये तो हम चले गए पुतिन साहब से बहुत दूर, लेकिन मुझे लगता है कि केवल ये कहना कि नाटो या इंडिगो का इसमें उत्तरदायित्व है, कहना गलत होगा। पुतिन को तो आना था, वो भी पहले से निर्धारित था, ये नियम आना था, ये भी पहले से निर्धारित था। दोनों के बीच में सरकार का भी कुछ तो दायित्व बनता है। लेकिन रिलेशनशिप पे बातें हैं कि इंडिगो को या एयरलाइंस को पहले भी एक नोटिस जारी किया जा चुका था आज से 1.5 साल पहले,
और ये लोग 6 महीना साल भर का समय मांगे थे और कंसिडरिंग 1.5 साल का समय दिया गया था। हो सकता है सरकार ने अपने लेवल पे ड्यू डिलिजेंस नहीं किया हो, लेकिन क्या पुतिन जी जब देश में आते हैं तभी ये क्राइसिस इतनी बड़ी हो जाती है? और अगर कोई एक व्यक्ति ये या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे ये स्टोरी चल रहा है कि उनका रिलेशनशिप नाटो के साथ हो, नाटो पसंद नहीं कर रहा था पुतिन जी को, गौर कीजिएगा इसी वक्त में 3 देश के एम्बेसडर ने चिट्ठियां भी लिखी है। वो 3 देश के जो राजदूतों ने चिट्ठियां लिखी हैं वो बड़ा रोचक तथ्य है। हाँ। वो इसलिए है कि अभी भी पश्चिम के जो देश हैं, अमेरिका और पश्चिम यूरोप के जो देश हैं, वो आज भी ये मानकर चलते हैं कि हम पूरी दुनिया को सिविलाइज करने अर्थात सभ्य बनाने के लिए चले हैं, और जो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा वो असभ्य है। तो इन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ना जरूरी, इसलिए उन्होंने पत्र लिखा था। ये इस बात में मैं निस्संदेह और पूरी समझदारी से कह रहा हूँ कि पुतिन का भारत आना बहुत सारे देशों को पसंद नहीं है, बहुत सारी ताकतों को पसंद नहीं है, भारत के बाहर भी और भारत के भीतर भी। तो इसमें इसको रोकने के लिए या इसको असफल करने के लिए सारे प्रयास हो सकते हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि मेरे पास इंडिगो के साथ हुए संकट और पुतिन की यात्रा का कोई ठोस संबंध ऐसा दिखाई नहीं पड़ा जो मैं कह सकूँ। ओके, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा। हाँ, लेकिन आजकल CIA और MI और क्या क्या पता नहीं बहुत एग्रेसिव है, तो लोग मानता है कि भाई इतना ठोस साफ सुथरा और नेकेड आई से दिख जाए तो फिर तो CIA का मतलब क्या हुआ या MI का मतलब क्या हुआ? ये ज़रूर है कि इंडिगो ने, जिसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा जाता है, उस हिसाब से इस संकट को बनने दिया और उभरने दिया। समय हो सकता है कि संयोग हो या दुर्योग हो, लेकिन फिर देखिए जिस दिन पुतिन गए उसके नेक्स्ट डे उन्होंने एक बड़ा सा पेपर में अखबार में खबर निकाल दी, सॉरी। टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज का अखबार, देखिए सॉरी। तो सॉरी, उस सॉरी का कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों के बहुत बड़े बड़े मुश्किल समय में जो नहीं जा सके, कुछ लोग अपनी शादी में नहीं जा सके, कुछ बाकी काम में नहीं जा सके, किसी के घर में बहुत बड़ा संकट था नहीं जा सके, उसके बाद उस क्षमा याचना का कोई अर्थ नहीं है। अब ये क्षमा याचना एक तरह से अपने आप को बचाने का प्रयास है कि ऐसा ना हो कि सरकार हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा दंड लगा दे या कोई और सजा हमें मिले, उससे बचने का प्रयास है। लेकिन बस फिर से मैं वहीं पे आता हूँ कि पुतिन साहब के जाने के बाद, सॉरी, पुतिन साहब के आने के वक्त जो है सो क्राइसिस, तो क्यों नहीं लोग रिलेशनशिप निकालेंगे और लोगों को ये मानना चाहिए कि इसके पीछे एक षड्यंत्र हो सकता है? संभव है, मैं उससे उसकी संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास केवल ये है कि ठोस मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल है, और ये कभी नहीं कोई कह सकता। करेक्ट। कोई भी, जैसा आप जब MI5 फोटो लगा के नहीं भेजेगा कि मैं ये करने कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे, जिसे कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी चीज़ें जो सामने गुजर रही हैं और जो उनके बीच में संबंध बन रहा है, उससे हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करूँगा, बिल्कुल संभव है। आइए थोड़ी सी और पीछे चलते हैं घटनाक्रम पे। पुतिन साहब का हिंदुस्तान आना कैसे देखते हैं आप? इस समय पुतिन का भारत आना भारत के लिए एक उपलब्धि है। भारत के लिए एक उपलब्धि है। पुतिन के लिए उपलब्धि बाद में बताऊंगा क्या है। भारत के लिए एक उपलब्धि है इस नज़रिए से कि पिछले लगभग 1 साल से, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, डोनाल्ड ट्रंप ये मानकर चले थे कि अब मैं भारत को अपने हिसाब से चलाऊंगा, और वो चलाने की बहुत उन्होंने कोशिश की। नहीं मानने पर टैरिफ भी लगाया, और ये भी कोशिश की कि भारत एक तरीके से अलग थलग दिखे। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का पीठ ठोकना शुरू किया हर मंच से और हर जगह, उस लिहाज से भारत में पुतिन का आना एक बहुत उत्साहवर्धक खबर है। एक सेकंड मैं रोकूंगा यहाँ पे। अब दूसरा एंगल दिखाता हूँ मैं। कुछ एक लोग अगेन सोशल मीडिया, यूट्यूब और वगैरह बला बला जगहों पे ये बोल रहे हैं कि ये मोदी का मार्केटिंग एजेंडा है, पुतिन साहब को हिंदुस्तान इस वक्त बुला लेना। ये इससे हम लोग बिल्कुल, ये मार्केटिंग एजेंडा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक जिसे हम कहते हैं कूटनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आप हमेशा अपने साथ और विकल्प रखें। एक आदमी के भरोसे आप न रहें, या वो पुतिन हो, या वो ट्रंप हो, या वो अमेरिका हो, या वो रशिया हो। आपके पास एक से ज़्यादा विकल्प हमेशा होने चाहिए। अगर आपके पास विकल्प नहीं रहेंगे तो फिर एक तरह से आप उस देश के गुलाम बन जाएंगे, और वो कोई देश नहीं चाहेगा। भारत और अमेरिका के संबंधों में पिछले कुछ दिनों में सार्वजनिक तौर पर तनाव देखने मिला है। कम से कम भारत ने कहा नहीं, लेकिन दिख रहा है
तो भारत के लिए आवश्यक है कि अपने उन संबंधों को दोबारा मजबूत करे और सबको बताए कि हम अकेले नहीं हैं। तो ये एक कूटनीतिक कैंपेन बिल्कुल है, पुतिन को भारत बुलाना और भारत के साथ उनका संबंध दोबारा दिखाना। और भारत से ज़्यादा जरूरी है पुतिन के लिए था कि वो भारत आए। तो जो मैंने पहले बात आधी करके छोड़ी कि पुतिन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे देशों में उनके खिलाफ लोगों ने वारंट निकाले हुए हैं कि अगर आप आएंगे तो आप एक वॉर क्रिमिनल हैं, चूँकि आपने यूक्रेन पर युद्ध किया है, आपको हम यहाँ पर तुरंत कारावास में ले जाएंगे, आप पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो पुतिन उस देश में कभी नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पर इस तरह की उनके साथ दुर्व्यवहार की आशंका हो। ये और बात है, ये कोई देश अगर इसकी कोशिश करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा ये उन्हें सोचना चाहिए। ये अखबारों में धमकी देना आसान है। आप रूस के सबसे बड़े नेता को सोचते हैं कि आप उसको सब इंस्पेक्टर से वारंट दिखा के गिरफ्तार कर लेंगे तो आप मुगालते में हैं। तो उनके लिए विदेश आना और ऐसे देश में जाना जहाँ पर उनका सम्मान हो और जहाँ पर उन्हें एक बड़े नेता के रूप में देखा जाए बहुत ज़रूरी है। तो ये वो दिखाना चाहते हैं यूक्रेन युद्ध के बाद भी अब मैं पूरे विश्व में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे देश हैं। और भारत जैसे देश का उनके साथ रहना उनके लिए हमेशा बहुत बड़ी बात है। और इसलिए वो भारत आकर, मेरा मानना है कि उनके लिए भी उतना ही बड़ा ये अचीवमेंट है या उपलब्धि है जितनी कि मोदी के लिए। और जो अभी चेन्नई कॉरिडोर की बात हो रही थी जी, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि भारत और रूस के बीच में अगर सड़क मार्ग से रास्ता बनता है, समुद्री मार्ग से रास्ता बनता है, तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं दोनों देश के बीच में व्यापार के बहुत ऊपर तक जाने की। अब हम व्यापार पे ही पहले बात कर लें, चूँकि पुतिन अभी ही गए हैं। भारत और रूस के बीच का आज का व्यापार करीब 70 बिलियन का है। 70 बिलियन तो बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बहुत बड़ा भारत के हिसाब से फिर भी बड़ा है। अब इसमें सोचिए भारत को क्या मिला, रूस को क्या मिला। भारत रूस को 5 बिलियन से भी कम का सामान भेजता है। अच्छा। और 65 बिलियन का सामान मंगाता है, मतलब आप 60 बिलियन के घाटे में हैं। आप वहाँ से मंगाते क्या हैं, जिसको लेकर ट्रंप साहब बहुत नाराज हैं कि आपकी सारा कच्चा तेल वहाँ से आ रहा है। करीब 50 बिलियन, 65 बिलियन का जो वहाँ से सामान आ रहा है, 50 बिलियन खाली कच्चा तेल है और बाकी एनर्जी से की जो रिक्वायरमेंट है वो है। उसके बाकी बचे में 15 में आपके डिफेंस के जो चीज़ें आ रही हैं और बाकी इंजीनियरिंग के जो कंपोनेंट आ रहे हैं। और भारत से 4.8 बिलियन, आपको सुन के हंसी आएगी, रूस आज के दौर में पूरी दुनिया से 202 बिलियन का सामान हर साल मंगाता है। उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 2%। शॉकिंग। तो सोचिए। हाँ। और अब आप पूछेगा कि ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है कि जब रूस पर प्रतिबंध लगाए गए तो अब वहाँ पर आप किसी अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से, बैंक के माध्यम से पैसे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उस पर अमेरिका ने बैन किया हुआ है कि उनसे कोई खरीदार नहीं करेगा, बेच ना सके। भारत का बहुत पहले एक उनके साथ समझौता था जिसे हम कहते हैं रूपी रूबल समझौता, कि आप उनका सामान खरीदें, वो आपको रूबल में देगा, आप उसको रूपी में दीजिए। वो समझौता बहुत दिनों से ठंडे बस्ते में है, दोबारा रिवाइव नहीं हुआ है। तो भारत से अगर कोई आदमी सामान वहाँ भेजेगा भी तो उसको पैसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कोई नहीं जानता। अब आप कहेंगे तो इतना तेल कैसे बिक रहा है? तेल इसलिए बिक रहा है कि उसमें दोनों देश की सरकारें लगी हैं। छोटा व्यापारी यहाँ से सामान भेजना चाहेगा तो वो बहुत सारे दिक्कतों में फंसेगा और करने के बाद हो सकता है उस पर बाकी अमेरिका और यूरोप में प्रतिबंध भी लग जाए कि आप वहाँ व्यापार कर रहे हैं। तो इसलिए भारत से व्यापार करने के बहुत सारी संभावनाओं के बाद भी ये मामला रुका हुआ है। और ये चीन, ये रूस और भारत को साथ बैठकर तय करना है कि क्या हम रूपी और रूबल के विनिमय को फिर से स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद व्यापार बढ़ने की असीमित संभावनाएं हैं। अभी आपने सुना होगा उन्होंने कहा 2030 तक हम 100 बिलियन कर देंगे। तो 100 बिलियन में क्या, तब आप 95 भेजिएगा, हम 5 ही भेजेंगे, तो 100 बिलियन के आप 2000 कर लीजिए, भारत को कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो जो कॉरिडोर की आपने बात की चेन्नई से, उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी तब जब भारत से सामान जाना शुरू करेगा। ये तो एक तरह से चीन, रूस का एकाधिकार है भारत के व्यापार पर। करेक्ट। तो चेन्नई कॉरिडोर से क्या पॉसिबिलिटीज है कि व्यापार भारत का रूस के साथ बढ़ेगा? पहला काम ये करिए कि यहाँ से पैसे भेजने की व्यवस्था को ठीक करिए। आप देखिएगा अब स्वचालित, ऑटोमेटिक, अपने आप बाकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। कॉरिडोर खुलने के बहुत पहले भारत से, और कुछ ऐसी चीज़ें भारत रूस को बेच सकता है जिसमें रूस का बहुत बड़ा मार्केट है और जो बाहर से वो मंगाता है, मसलन कार।
भारत वहाँ कुछ 47 मिलियन की कार भेजता है और रूस पूरी दुनिया से 10 बिलियन की कार मंगाता है। 6 या 8 बिलियन की कार मंगाता है। कार बनाता नहीं है। हाँ, मोटर कार, ऑटोमोबाइल, मोटर कार। हाँ, कपड़े मंगाता है। हाँ, मेडिसिन, दवाइयाँ मंगाता है। और दवाइयों में भारत कहा जाता है कि बहुत दवाइयाँ बनाता है, लेकिन उसमें भी भारत की हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर जो भारत में खाद्य सामग्री बनती है जिसमें हम प्रोसेस फूड कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी डिमांड हो सकती है, लेकिन उसमें भारत की दखलंदाजी है ही नहीं। सामान भेजने का काम है नहीं। हम वहाँ से तेल मंगा रहे हैं और कुछ छोटे मोटे सामान यहाँ वहाँ भेज रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे। तो कॉरिडोर खुलने के पहले ये कॉरिडोर खोलिए कि पैसे का एक्सचेंज हो सके। अभी जो व्यवस्था है जो जिसमें पुतिन साहब आए देश, तो क्या डील हुई है? क्या रूपी और रूबेल का रिलेशनशिप पे फिर कुछ बातचीत हुई? उसके बारे में कोई अभी समझौता हुआ या उस पर बात हुई ऐसा मालूम नहीं पड़ा। वैसे ये एक तकनीकी विषय है। इस पर पुतिन के यहाँ का जो अर्थव्यवस्था के विद्वान होंगे और भारत में जो इसके सलाहकार होंगे अर्थव्यवस्था के, वो इस पर बता सकते हैं क्या करना है। लेकिन अभी तक या तो संयुक्त प्रेस वार्ता जो हुई उसमें इसके बारे में नहीं कहा गया, जबकि ये एक बहुत ज़रूरी बात है। यदि ये हुई है तो इसके बारे में सार्वजनिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो ये कुछ छूट गया। स्ट्रैटेजिकली भी हो सकता है कि सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये बोला नहीं गया है। ये कार का जिक्र आपने किया था, कार पे ही चर्चा कर लेते हैं। कार बहुत चर्चा में है, जब वो हिंदुस्तान आए तब भी और जब हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना गए तब भी। अभी सफ़ेद रंग की कार फॉर्च्यूनर, उसमें पुतिन साहब का बैठना, इसको किस एंगल से देखते हैं? अलग अलग मीडिया हाउस अलग अलग एंगल देख रहा है, अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। उनके किले सरीखा कार को छोड़कर मोदी साहब के साथ कार में बैठना, वाइट कलर की, वो भी फॉर्च्यूनर में। उसके एक तो उसका निहितार्थ होता है कि भारत में बनी हुई कार में हम बैठ रहे हैं। अच्छा। किसी विदेशी की बनाई हुई कार में हम नहीं बैठ रहे हैं। ये कार भारत में पूरी तरह बनी है। तो आत्मनिर्भर भारत की जो बात कहते हैं, मेक इन इंडिया की बात कहते हैं, उसके हिसाब से वो पहली बात होती है। और दूसरी बात ये होती है कि ये हर जगह पर आप कहीं अतिथि बनकर जाएं या आप किसी को अपने घर अतिथि बनकर बुलाएं, उन दोनों चीज़ों में ये माना जाता है कि आप अपने अतिथि का सम्मान रखेंगे। या तो अगर मेहमान है तो मेज़बान का ये दायित्व है कि मेहमान का सम्मान रखे, और मेहमान का भी दायित्व है कि जिसके भी घर जाए ये ना बताए कि मैं तो इतना बड़ा सुपर पावर हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हारी घर में कैसे बैठ जाऊँगा। मैं बिल्कुल वहाँ जाऊँगा जहाँ पे जाने की बात होगी, और जैसे मुझे मौका मिलेगा उसमें मैं जाऊँगा। तो एक संकेत होता है कि हम और आप बराबर के हैं। हमारे और आपके बीच में सामरिक शक्ति में, सैन्य शक्ति में, आर्थिक दृष्टि से हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारे ऊपर नीचे संबंध हो सकते हैं, लेकिन हम दोस्तिक रूप में बिल्कुल बराबर हैं और एक साथ बैठते हैं। तो एक उसका संकेत तो ये होता है। और चाइना वाली घटना पे भी हम थोड़ा ले जाएंगे आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारा एंगल देखा गया। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आप उपलब्ध नहीं थे, नहीं तो मैं आपको उस वक्त भी पॉडकास्ट के लिए सोच रहा था। चाइना में मोदी जी को वो अपनी कार में बैठाते हैं, आधा घंटा का बातचीत करते हैं, और पहुंचने के बाद अचानक पता चलता है कि ये लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे। कुछ लोगों ने, मैं पहले बताता हूँ आपको, कुछ लोगों ने इस बात को इस तरह एंगल से देखा कि मोदी जी की जान को खतरा था। बांग्लादेश में उसी समय में कोई CIA का एजेंट मारा जाता है। शायद कुछ इंटेलिजेंस इनपुट था जो पुतिन साहब मोदी जी को देना चाहते थे, लेकिन चाइना में इतनी ज़्यादा, एक बार आपने भी बताया है कि सर्विलांस सिक्योरिटीज़ हैं, यू नेवर नो कि कार में भी कुछ फिट होगा। तो पुतिन साहब ने अपनी कार में उसको बैठा के कुछ इनपुट दिया। और फिर ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात तब हो गई जब मोदी जी इंडिया आते हैं और किसी एक गेट टुगेदर में जाते हैं, सेमिनार सभा में, वहाँ पे बोलते हैं कि आप इतने जो खुश होकर ताली बजा रहे हैं उसकी वजह क्या है, और वो कुछ कमेंट कर देते हैं। तो इस घटनाक्रम पे भी मैं चाहूँगा आप एक अपना विचार दें। देखिए अमित जी, मुझे लगता है अगर चीन में भारत का प्रधानमंत्री गया है, चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पर ऐसा कोई हादसा हो। तो अगर ऐसा किसी ने दुस्साहस करने का प्रयास किया था तो पहली बात मैं कहूँ उसमें चीन शामिल। लाल बहादुर शास्त्री, वो मैं आऊँगा उस पर, चूँकि अभी हम उस पर बात करेंगे। हमले के द्वारा गोली, जैसा आप कह रहे हैं, जिसको पकड़ा गया CIA एजेंट को, उसने हमला करने का किया था। किसी तीसरे देश में
किसी देश के राष्ट्रपति या प्रमुख की हत्या करना, ये उस देश के ऊपर इतना बड़ा कलंक का टीका लगेगा कि चीन सारी ज़िंदगी उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये इसमें खुद भी शामिल था और चीन उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि उसकी साख पूरी दुनिया में आज दूसरा सबसे ताकतवर देश माना जाता है और वो एक इतने बड़े समारोह में आए हुए इतने बड़े अतिथि की सुरक्षा नहीं कर पाया, तो वो वहाँ के लोगों के और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल उठाएगा। तो चीन तो इसमें कभी नहीं होगा और चीन की सहमति के बगैर CIA ये कर पाएगा, मुझे नहीं लगता। जो सर्वेलेंस की बात आपने की ना, इतना आसान नहीं होगा, भले वो CIA हो, भले उसने कितनों को ट्रेन किया हो, इतना आसान नहीं होगा। ये करना अगर उन्हें होगा तो उनके लिए सबसे आसान भारत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बार आप शहर में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये संभावनाएं ज़्यादा हैं। तीसरे देश में कर पाना मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसी गोपनीय सूचना थी, जो ऐसा आपने कहा, जो पुतिन चाहते थे कि केवल नरेंद्र मोदी और मेरे बीच में रहे, किसी और के पास न जाए, इसलिए उन्होंने उसे अपनी कार में बिठाया। और देखिए उस बैठक के बाद फिर पुतिन विश्व में कहीं नहीं जाते हैं, भारत आते हैं। तो ज़रूर कोई ऐसी बात थी वहाँ पर जो कही गई और उसके बाद की बात होने के लिए शायद यहाँ पे आकर के बात हुई है। तो KGB के पास भी अपने बहुत सारे सूचना तंत्र हैं, उनके पास कुछ जानकारी आती है। हो सकता है ये जानकारी उनके पास आई हो कि हमले की आशंका है, लेकिन चीन के अंदर हमला होगा, ये थोड़ा गले से उतरने वाली बात नहीं है। और अब प्रधानमंत्री तो ऐसी कई बातें कहते हैं जिसका निहितार्थ लोग निकालते हैं कि इसका मतलब क्या था, तो लगभग उस तरह की बात है। उनके प्राण को संकट हो सकता है, खतरा हो सकता है, वो तो हर देश के। लेकिन बांग्लादेश में CIA का मारा जाना, CIA एजेंट का मारा जाना, और फिर अमेरिका चुपके से उस डेड बॉडी को उठा के ले जाता है। हाँ, अमेरिका इसमें बिल्कुल हो सकता है। और बांग्लादेश में ऐसे लोगों का पहुंचना और रहना और उनको सरकार के साथ मिलना असंभव बात नहीं है। ये पाकिस्तान में भी होता है, एक ज़माने में अफगानिस्तान में भी होता था, बहुत सारे देशों में होता था कि वो जानबूझकर उसको रखते थे। लेकिन वो बांग्लादेश भी तब कहता है कि जो करना यहाँ मत करो, क्योंकि बात मेरे सिर पे आ जाएगी, आपको जो करना है वहाँ जाकर आप करिए, मेरे यहाँ मत करिए। ये संभव है कि वहाँ रुका होगा, ट्रेनिंग कर रहा होगा, उसका ये घात लगाकर रहा होगा ये योजना, लेकिन न तो वो बांग्लादेश में करेगा और चीन में तो बिल्कुल नहीं करेगा। मेरी जानकारी जो समझदारी कहती है उसके हिसाब से। चलिए, अभी जब पुतिन साहब देश में थे तो एक बहुत चर्चित बात चल रही थी और बहुत चर्चा में जो विषय रहा कि राहुल गांधी मिलना चाह रहे थे और उनको मौका देने के बजाय मोदी कैबिनेट ने, मैं ऐसे ही बोलना चाहूँगा क्योंकि एक व्यक्ति का मेरे ख्याल से निर्णय नहीं रहता होगा, जो निर्णय मंडल था वो निर्णय मंडल ने ये निर्णय लिया कि हम राहुल गांधी के बजाय उनको बुला लेते हैं, क्या नाम बोलते हैं हम लोग, शशि थरूर जी को बुलाते हैं, और राहुल गांधी नहीं मिल पाए। इस पे आपका क्या विचार है? एक पक्ष है कि राहुल गांधी इसके पहले बहुत सारे विदेशी मेहमान आए, उनसे मिलने की ना उन्होंने इच्छा जाहिर की ना कोशिश की। ये अचानक उनको पुतिन से मिलने का शौक आ गया। क्यों, ये भी सवाल है। क्योंकि पुतिन है। क्या हो गया? बड़े देश के नेता हैं, तो ये राहुल गांधी की समझ में रहा होगा कि मुझे हर देश के नेता से मिलना जरूरी नहीं है। उन्होंने नेतन्याहू से मिलने की बात कभी नहीं कही, ट्रंप साहब से नहीं की, और बहुत सारे देश के नेताएं कभी नहीं की। ये वैसे ये परंपरा रही है कि अगर विपक्ष का नेता मिलना चाहे और जो अतिथि उनके पास समय है तो उनसे मिलकर वो बात कर सकते हैं। ये परंपरा बहुत देशों में, भारत में भी रही है हमेशा से। लेकिन दो बातें होती हैं कि ये जो आने का इनका कार्यक्रम होता है वो बहुत पहले से बना होता है, एक एक सेकंड उसका बंधा होता है, और जिसे हम कहते हैं ना प्रोटोकॉल, उसका उल्लंघन संभव नहीं है। तो यदि आप आखिरी समय पर चाहेंगे कि मुझे मिलवा दीजिए तो वो संभव नहीं है, वो हो नहीं सकता है। यदि पहले से ये नहीं बनाया गया होगा निर्णय, तो मैं कह रहा हूँ कैबिनेट का भी जो आपने कहा निर्णय अभी का नहीं होगा, अगर होगा भी तो पहले का होगा। और ये इन्होंने देखा होगा कि अभी हमारे विपक्ष के नेता किसी भी विदेशी अतिथि से नहीं मिलते हैं, तो उनको नहीं रखा होगा। अब इन्हें मामला उठाना है, तूल देना है तो अलग बात है, लेकिन ये तो कभी किसी से नहीं मिल रहे थे, तो अचानक इनको मिलने का शौक शायद इसलिए हुआ कि जब पता लगा मुझे नहीं बुलाया जा रहा है, यही। लेकिन शशि थरूर को फिर क्यों बुला लिया गया? हाँ, शशि थरूर को आपको इसलिए बुलाना पड़ता है, भारत की संसद में विदेशी मामलों में उनसे बड़ा कोई जानकार हो तो बताइए, विदेश मंत्री को छोड़कर। शशि थरूर यदि अमेरिका उनके साथ, जिसे हम कहते हैं षड्यंत्र नहीं करता, और मैं ये पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ,
उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनके साथ ईमानदारी की होती, शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय जनरल सेक्रेटरी होता। आपको लगता है इसमें कांग्रेस का रोल था? भारत सरकार ने उसके लिए जैसा कोशिश की जाती है की नहीं। और चूंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय इराक वॉर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति थे, किन्हीं कारणों से उनको लगा कि ये इस आदमी पर हम पूरी तरह निर्भर नहीं कर सकते हैं। और भारत सरकार की ओर से जितना प्रयास होना चाहिए था उनकी उम्मीदवारी के लिए, और इसमें सरकारें प्रयास करती हैं कि हमारे देश का आदमी वहाँ पहुँचे और बैठे, वो नहीं किया गया। वरना उस समय भी शशि थरूर मेरी नज़र में, आप मुझे ये मान सकते हैं कि मैं बायस्ड हूँ, उनकी अंग्रेजी से प्रभावित हूँ, अंग्रेजी से अधिक मैं उनकी जानकारी से प्रभावित हूँ। संयुक्त राष्ट्र का सचिव बनने की जो काबिलियत उनमें है उस समय और किसी में नहीं थी, और वो उनको नहीं दिया गया। तो संयुक्त राष्ट्र का सचिव बन जाना, जनरल सेक्रेटरी बन जाना और तिरुवनंतपुरम का एमपी बनना में बहुत अंतर है। करेक्ट। लेकिन आज भी विदेशी मामलों के मामले में, जैसा आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सांसदों को बाहर भेजा गया, तो उसमें शशि थरूर ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, क्योंकि वो इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बोलते हैं। और हमेशा वो एक बात कहते हैं, राष्ट्रहित यानी देश का हित किसी भी पार्टी के हित से ऊपर है, और उस तरह से वो व्यवहार भी करते हैं। तो इसलिए उन्हें बुलाया गया था। तो मतलब हम ये समझें कि राहुल गांधी को डेलीगेट ये नहीं करना उनके इमेच्योरिटी की वजह से हो सकता है? नहीं, इमेच्योरिटी बोलना थोड़ा वो होगा, हार्श होगा जिसे मैं कहूँगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अगर मिलने की कोशिश थी और उन्हें जानकारी थी कि ऐसे अतिथि आ रहे हैं, तो उन्हें पहले ये मांग रखनी चाहिए थी कि मैं भी उनके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। और अगर तब सरकार नहीं करती तो उन्हें हंगामा करने का पूरा हक था, क्योंकि आप लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को विदेशी अतिथि से मिलने से रोक नहीं सकते, बल्कि आपका काम है कि आप उन्हें मिलने दें और बात करने दें। अभी क्या लगता है कि अब पुतिन साहब जब जा चुके हैं, तो थोड़ा पुतिन साहब के जीवन पे हम लोग बात करते हैं। उनकी ऐतिहासिक जर्नी 2000 से लेके 2025 तक, जब उन्होंने सोवियत संघ रूस को सोवियत संघ तो अब नहीं रहा, रसिया को जब से कंट्रोल में लिया है, पुतिन साहब पे आप अपना क्या विचार रखते हैं? पुतिन साहब रूस, सोवियत जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, संयुक्त गणराज्य सोवियत रूस का, उसमें जैसे नेता होते आए हैं, पुतिन साहब उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं। तो हम पहले उन नेताओं की बात करें जो सोवियत रूस में हो चुके हैं, जिन्हें मैं कह रहा हूं कि पुतिन साहब काफ़ी हद तक उनको ही एक तरह से उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो 2 मिनट पीछे चले हम। भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, ठीक है। उसके पहले सोवियत रूस बन चुका था 1917 में, लेनिन की क्रांति के बाद 24 तक लेनिन वहाँ पर थे। फिर उनकी मृत्यु होती है तो एक दूसरे नेता का उदय होता है जिसका नाम है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन के बराबर के एक दूसरे नेता थे जिनका नाम था लियोन ट्रॉट्स्की। दोनों में से किसी एक को आगे बढ़ना था। लेनिन ने सोचा कि स्टालिन बेहतर होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अंत समय पे लेनिन को लगा कि मैंने गलती कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रॉट्स्की को देश छोड़ना पड़ा। उन्हें लेनिन ने कहा कि यहाँ से अभी गायब हो जाओ, दोबारा दिखाई मत पड़ना। स्टालिन ने ट्रॉट्स्की को केवल अपने और अपनी पत्नी के अलावा बाकी बच्चों को भी नहीं ले जाने दिया। ट्रॉट्स्की के सारे बच्चे सोवियत रूस में एक पागलपन से मरा और एक गरीबी से। और ट्रॉट्स्की खुद जो जाकर के दक्षिण अमेरिका में रह रहे थे, मेक्सिको में, उनकी हत्या कराई स्टालिन ने, यहाँ से एक KGB के एजेंट को भेज करके। तो सोवियत रूस में बहुत मजबूत लेकिन बहुत दुर्दांत नेताओं का भी इतिहास रहा है और हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए। स्टालिन, माओ, पॉल पॉट, चेसेस्कू, ये रोमानिया, जितने भी मैंने नाम लिए सबके सब तथाकथित कम्युनिस्ट राष्ट्र के नेता थे, लेकिन ये उतने ही बड़े निशंस हत्यारे थे जितना बड़ा हिटलर था। इन पर बात नहीं की जाती है। स्टालिन 1953 तक रहे रूस में। मार्च 1953 का निधन हुआ। कहा जाता है कि जब वो मरे तो 1.5 दिन तक किसी को कमरा खोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सिपाही से लेकर हर आदमी को डर था दरवाज़ा खोलेंगे और कहीं वो गुस्सा हो गए तो उसी समय आप ख़त्म हो जाएंगे। यदि पहले दरवाज़ा खोलकर देखा गया होता तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन अब हम
अपनी मुख्य बात पर आए। 47 में जब भारत आज़ाद हुआ तो रूस उन पहले देशों में से था जिन्होंने भारत की मान्यता दी और आज़ाद होने के पहले ही कहा था कि हम स्वतंत्र राष्ट्र के साथ रहना चाहेंगे, लेकिन उन्हें भारत बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि रूस में उस समय स्टालिन थे और स्टालिन का मानना था कि जो भी देश कम्युनिस्ट नहीं है वो देश होने के लायक ही नहीं है। तब तो अमेरिका का पिछलग्गू है। तो 47 से 53 तक भारत के साथ उनके संबंध बहुत रूखे से थे। और दूसरा, स्टालिन हमेशा चाहते थे कि हर देश में कम्युनिस्ट आंदोलन जो है आगे बढ़े, तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बहुत सहायता देते थे और खुलेआम देते थे, नैतिक नहीं। बाकी सामरिक सामग्री भी भेजा करते थे, पैसे भी भेजा करते थे कि आप वहाँ पर करें। और हमेशा बात करते थे कि ये जो सरकार अभी बनी है तो बुर्जुआ सरकार है, ये तो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, जो अंग्रेज परस्त हैं, इनसे कोई उम्मीद मत रखिए कुछ अच्छा होने की। जो CPI भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी यही बिल्कुल कहती थी ना, आज़ादी अधूरी है और हम तो अभी भी गुलाम हैं। अभी भी चल रहा है एक रील सोशल मीडिया पे वायरल है, हमें चाहिए आज़ादी। तो स्टालिन ये मानता था कि ये बात करने के लायक भी नहीं है। एक बड़ी ट्विटर पे ये मैंने देखा है, कौशिक बसु नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहीं पर लिखा कि भारत के किसी राजदूत ने भारत का नक्शा दिखाया जब उनसे मिलने गए, कर्टसी कॉल करता है जब एम्बेसडर, तो नक्शा दिखाया तो उन्होंने नक्शा देख के देखा कि नीचे में एक छोटा सा टापू है। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो एम्बेसडर ने बताया कि ये योर एक्सेलेंसी ये श्रीलंका है, इंडिपेंडेंट नेशन है। तो लोगों उसमें ये लिखा कि तब स्टालिन ने उसको पूछा गुस्से से, क्यों है? क्योंकि सोवियत रूस से मानता था कि जहाँ तक नज़र है वहाँ तक मेरा है। तो आप कितने मूर्ख हैं कि इसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये एक कहानी बनाई हुई है, ऐसी कहानी होना संभव नहीं है, क्योंकि स्टालिन के जीवन में भारत से 3 राजदूत गए हैं। पहले विजयलक्ष्मी पंडित, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उसके बाद KPS मेनन। तीनों आदमी ऐसे नहीं थे जो इतनी छोटी हरकत करेंगे और बताने की बात पड़ेगी। लेकिन 53 तक भारत और रूस के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे। यहाँ तक कि जब 1948 में भारत के ऊपर कबीलाओं ने अटैक किया, कश्मीर के ऊपर हमला किया पाकिस्तान के कहने पर, कश्मीर के बारे में रूस ने कुछ नहीं कहा। उन्हें कोई मतलब नहीं था भारत से। भारत के सारे संबंध तब तक अमेरिका, इंग्लैंड के साथ चल रहे थे, उसे मतलब नहीं था। मार्च 1953 में निधन होता है स्टालिन का, तो अब ये मानिए कि एक युग का अंत होता है। उसके बाद आते हैं निकिता क्रुश्चेव। मार्च 53 के बाद दिसंबर 1953 में भारत और रूस के बीच में एक सामरिक सहयोग का दस्तावेज बनाया जाता है और समझौता होता है। और आपने जितने बड़े बड़े स्टील प्लांट भारत में देखे हैं, यहाँ HEC देखा है, उसकी शुरुआत वाला दस्तावेज वो है। अच्छा। स्टालिन के मरने के बाद जब क्रुश्चेव आते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया को खाली सोवियत कैंप और अमेरिकन कैंप में न बांटकर हमें और भी लोगों के साथ संबंध बनाने चाहिए, और तब भारत से बात शुरू होती है। 1955 में एक पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोवियत रूस जाते हैं जून में, और अक्टूबर-नवंबर 1955 में क्रुश्चेव खुद और बुल्गानिन जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे भारत की यात्रा पे आते हैं और 19 दिन भारत में रहते हैं। आप पुरानी तस्वीरें देखिएगा, पालम हवाई अड्डे से लेकर के पूरे रास्ते में खचाखच लोग भरे थे। खाली सोवियत रूस का राष्ट्रपति भारत आ रहा है, मतलब सोवियत रूस राष्ट्रपति तो नहीं कहते थे, उन्हें जनरल सेक्रेटरी कहते थे पार्टी का, और प्रधानमंत्री भारत आ रहा है, उनका इतना ज़्यादा लोगों में सम्मोहन था। और 1955 में आने के बाद पहली बार ये हुआ है कि उन्होंने भारत की कश्मीर नीति का खुलकर समर्थन किया है और ये कहा है कि किसी भी तरह से हम कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। पहली बार स्टालिन के बारे में एक बात कहना छूट गया कि भारत को पसंद नहीं करते थे, लेकिन 1951 में यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के मुद्दे पर पहली बार वीटो का इस्तेमाल USSR ने किया था, भारत के पक्ष में किया था। अच्छा। हाँ, तो इसके बाद भी उनको यह समझ थी कि भारत के साथ हमें थोड़ा सा रियायत करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं था। अब आप ये पूछेंगे कि निकिता क्रुश्चेव को अचानक इतना जोश क्यों आ गया भारत से दोस्ती बढ़ाने का? 2 कारण है। करोड़ों लोगों से ज़्यादा को मारा होगा स्टालिन ने, गोलियों से या अकाल से या ठंड में साइबेरिया भेज करके। उसके जाने के बाद क्रुश्चेव ने कहा कि नहीं, ये नीति नहीं चल सकती, हमें लोगों को जीने का हक देना होगा ताकि लोग आराम से रह सकें, और ये पुलिस का शासन बंद करना होगा, KGB का कंट्रोल कम करना होगा। उससे क्या हो गया कि दूसरे जो स्टालिन के कॉपी थे एशिया में, उनका नाम था माओ ये मानते थे कि नेता का मतलब सबको निपटाओ, जो बात ना सुने उसको जीने का हक नहीं। और जब उन्होंने देखा कि ये तो स्टालिन के विरोध में जा रहे हैं, तो उन्होंने क्रुश्चेव को सार्वजनिक तौर से भी और मिलने पर भी बहुत खरी खोटी सुनाई और बहुत भर्त्सना की उनकी।
तो ख्रुश्चेव ये समझ गए थे कि हम केवल चीन के भरोसे, जो स्टालिन की नीति थी कि हमको एशिया को साधना है, रूस काफ़ी है, रूस के लिए चीन काफ़ी है, बाकी हम किसी से बात नहीं करेंगे। उन्हें लगा कि नहीं, चीन के भरोसे हम नहीं रह सकते, हमें और देश चाहिए। और देश कौन हो सकता था? भारत सबसे बड़ा देश था चीन के बाद, और दूसरा भारत पहला देश था जो कह रहा था हम गुटनिरपेक्ष हैं, ना हम अमेरिका के साथ हैं ना रूस के साथ हैं, और हमें अपने तरीके से रहने का हक है। तो इसलिए ये हुआ। और जब 1955 में नेहरू जी गए हैं मिलने ख्रुश्चेव से, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सीपीआई को सपोर्ट करने का नाटक बंद कीजिए आप लोग। तो ख्रुश्चेव ने माना, और उसके बाद से सीपीआई को जो वहाँ से मिलता था दाना पानी और सपोर्ट, वो बंद हुआ। आपने जितने कहानियाँ सुनी हैं, राज कपूर गए और आवारों हूँ पे लोगों ने रात भर गाना गाया, ये सब ख्रुश्चेव के आने के बाद हुआ है। कोई कल्चरल एक्सचेंज स्टालिन के समय नहीं होता था, सारा कुछ ख्रुश्चेव के आने के बाद हुआ है। उसी में 1955 में जब भारत में आके उन्होंने कम्प्रिहेंसिव, जिसे हम कहें एक एग्रीमेंट किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसी का प्रताप आपने देखा है भिलाई स्टील प्लांट, जो 1960 में इसकी शुरुआत हुई है। देखिए HEC चेक और रशियन ने बनाया, बोकारो स्टील प्लांट इसमें उनका है, दुर्गापुर स्टील प्लांट उनका है, यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर, ये जो हमारा बरौनी का थर्मल पावर है उसमें रूस का हिस्सा। ऐसे बहुत सारे काम हैं, आप ढूंढना शुरू करिएगा तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक दो चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ इनके अलावा, जो हम भूल जाते हैं। आज भारत दुनिया में शायद दवाइयों का एक सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक भी है, एक्सपोर्ट भी करता है। आपको पता है इसकी शुरुआत किसने की है? सोवियत रूस ने और जवाहरलाल नेहरू ने। मैंने हमेशा आपसे हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, भारत में अगर आप विहंगम दृष्टि किसी की देखिएगा तो आपको नेहरू के पास जाना पड़ेगा, आप उसे पसंद करें या ना करें, उसकी गलतियाँ भी हैं। 1950 के आसपास जब भारत में ये सोचा गया कि हम कैसे आगे बढ़ें, बहुत गरीब देश है, दवाइयों के लिए हम हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, तो क्या करें? भारत में दवाइयाँ कैसे बनेंगी? दो तरीके थे। बड़ी बड़ी जो यूरोपियन कंपनियां हैं उनको बुलाइए, वो अपनी दुकानें यहाँ लगाएंगी और उसी दाम पर दवाई बेचेंगी, तो भारत का आदमी कौन खरीदेगा? अरे हम आज नहीं खरीद सकते तो 1955 में हम क्या खरीद सकते थे? दूसरा ऑप्शन क्या हुआ कि यही काम सोवियत रूस में करते हैं, और नेहरू का कहना था कि भारत में जो फार्मास्यूटिकल यानी दवाई बनाने की कंपनी है वो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर होगी तब तो प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा, तब तो आम आदमी कहाँ है उसकी बाहर, जो आपने अभी एयरलाइंस के साथ देखा। बिल्कुल। अगर एयर इंडिया, आप, मैं थोड़ा विषय से हट रहा हूँ, अगर एयर इंडिया सरकारी कंपनी होती तो क्या रेट बढ़ाती? 6,000 का टिकट 6,000 में बेचती, चाहे जो हो जाता, क्योंकि उसके पास वो नियम नहीं है बदलने का। निजी क्षेत्रों में क्या है, जहां तक लूट सकते हो लूट लो, जब तक लूट सकते हो लूट लो, उसके बाद जो होगा देखेंगे। सॉरी तो लिखना चाहिए था एयर इंडिया को कि हमने आपको इस तरह फ्लीस किया 70,000 का टिकट बेच के, उसने कुछ नहीं लिखा। नेहरू की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने कहा कि भारत में दवाइयों की जो कंपनी बनेगी वो निजी क्षेत्र में नहीं सार्वजनिक क्षेत्र में बनेगी, और उसका पूरा का पूरा तकनीकी सहयोग सोवियत रूस ने दिया। अच्छा। दवाई जो एंटीबायोटिक कही जाती है, पेनिसिलिन के आधार पर जो दवाइयाँ बनती हैं, और सामान्य दवाइयाँ, सर्जरी का जितना सामान बनता है सारा का सारा सोवियत रूस से आया है। और उसी के बाद ये आज बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कहानी हो गई है। तो सोवियत रूस को हमें धन्यवाद उसके लिए भी देना चाहिए कि खाली हमारी सुरक्षा के लिए इसने मिग और हवाई जहाज नहीं दिए, जान बचाने की दवाइयाँ भी इसने हमको दी हैं, और इस तरह दी कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवाई बनाने का उत्पादक भी नहीं हो गया, बल्कि मैंने कहा भेज भी रहा है। और ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ख्रुश्चेव के समय भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे थे, एक अपवाद को छोड़कर। अब आते हैं अपवाद पर। अपवाद है 1962 का युद्ध, चीन और भारत का। उस समय रूस बहुत परेशान करने के चक्कर में था अमेरिका को, तो क्यूबा में उसने एक बे ऑफ पिग्स है, वहाँ पर अपने न्यूक्लियर सबमरीन लगा दिए थे। अमेरिका को पता लगा तो उसने देखा ये तो मेरी नाक पे मक्खी बैठी है। कैनेडा ने बहुत हंगामा किया, लगा था कि न्यूक्लियर युद्ध हो जाएगा। जब ये चल रहा था उसी बीच में चीन भारत में घुस गया और यहाँ तक आ गया। सबका ध्यान वहाँ था। लोगों का मानना है कि रूस ने बाद में कहा कि हमें पता नहीं था, और न ही उन्होंने चीन के आक्रमण की भर्त्सना कभी कड़े शब्दों में की। उस समय उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस मामले में कौन पड़े। कमाल देखिए, हमारे देश में अमेरिका को गाली देना उस समय भी फैशन था, आज भी है, और सही चीज़ों पर देना भी चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं देना चाहिए। एक पूंजीवादी देश है जो केवल अपने हित की बात करता है। मेरी जानकारी में अमेरिकन इतिहास में जितने राष्ट्रपति हुए हैं, जॉन एफ कैनेडी और उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्होंने न्यूक्लियर डील किया भारत से, इनके अलावा भारत के प्रति सहायक कोई नहीं था।
सबको भारत से पूर्वाग्रह था और दुराग्रह ही था एक तरह से, और आप अभी देख भी रहे। 1962 के बाद अपनी, जिसे हम कहते हैं ना ईगो, आत्माभिमान, स्वाभिमान या गौरव या घमंड, उसको घूंट पीने के बाद नेहरू जी ने 3 पत्र लिखे थे जॉन एफ कैनेडी को कि ये देश पूरा निपट जाएगा, हमें सैन्य सहायता भेजिए। और अमेरिका ने फाइटर पायलट प्लेन भेजे थे भारत में चीन को खदेड़ने के लिए 1962। जी। और कहा था तुम्हें, और अगर कोई सैन्य सहायता चाहिए, और इसके बाद हम लोग एक बैठ के बात करते हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हमारे साथ क्या और करना चाहते हैं, बताइए। युद्ध खत्म हुआ, नेहरू जी ने उसके बाद बात को आगे नहीं बढ़ाया। मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। 1962 के युद्ध के बाद नेहरू जी टूट चुके थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ चीन कभी ऐसा कर देगा। अब ये आप इससे कह सकते हैं कि उनकी नासमझी थी या उनकी आदर्शवादिता थी या जो भी थी, आप मान सकते हैं। उन्हें हमेशा लगता था कि चीन जो भी करेगा ना, एक दूसरे एशियाई देश पर युद्ध नहीं थोपेगा, लेकिन वो गलत निकले। उसके बाद अमेरिका चीन के संबंध खत्म हो गए। कैनेडी साहब का जो थोड़े दिन का आया वो पायलट चले गए, आगे बात बढ़ी नहीं, खेल खत्म हुआ। ये हुआ 1964 में अक्टूबर में छुट्टी मनाने के लिए ख्रुश्चेव साहब, अपने वहाँ पर ये नियम है हर साल छुट्टी मनाने ये लोग अपने गांव में एक घर दिया जाता है, वहाँ रहते हैं जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी रूस के। तब तक उनके जो बाकी लोग थे, जिसमें ब्रेजनेव सबसे आगे थे, उन्हें लगा ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको हटाना चाहिए। तो उनको एक मीटिंग के लिए बुलाया और वहीं पर केजीबी ने कहा कि सर आपको 2 विकल्प हैं, बाइज्जत चले जाइए या जूते मारते हुए ले जाएंगे। ख्रुश्चेव साहब को? जी। ख्रुश्चेव 1964 में हटाए गए हैं और उनकी मृत्यु 1971 में हुई है। 7 साल उन्होंने लगभग अज्ञातवास में काटा है। न कोई मिलने जाता था, न कोई इनसे बात कर सकता था। लोग चाहें तो मिल सकते थे, लेकिन पूरे समय केजीबी के एजेंट वहाँ खड़े रहते थे। और उनके पौत्र से एक बार, पोते से पूछा गया कि बहुत बाद में कि आपके दादाजी कैसे थे जब उनको हटाया गया। बोले पता नहीं, मैंने तो उनको हमेशा रोते हुए देखा है। ख्रुश्चेव कभी नहीं लगा था कि मैं इस तरह हटाया जाऊंगा। और ये कहा जाता है कि जब उनको हटाने की बात की ब्रेजनेव और बाकी लोगों ने, तो उन्होंने कहा कम से कम कि तुमने क्या किया, तुमने कुछ देश के लिए किया ही नहीं। उन्होंने कहा मैंने और कुछ किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, हो सकता है एक कथा ही हो, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन मैंने इतना किया है कि आज तुम मेरे साथ बराबर से बात कर रहे हो। स्टालिन के सामने कोई बोल नहीं सकता था, तो मैंने लोगों को इतनी हिम्मत दी है कि लोग अपनी आलोचना मेरे सामने कर सकें। खैर ख्रुश्चेव चले गए अक्टूबर 64 में, तब ब्रेजनेव आए। नेहरू जी का निधन हो चुका था मई में 1964 में। ब्रेजनेव के आने के बाद पहला सबसे बड़ा काम क्या होता है, 65 में पाकिस्तान को लगा कि अरे चीन ने इनको इतना पीटा है, हम भी कर लें, गंगा तो बह रही है, हाथ धो लिया जाए। 1965 का युद्ध हुआ। एक तरीके से उसमें भारत और पाकिस्तान लगभग बराबरी पे ख़त्म हो गए। फिर भी भारत के पास काफ़ी क्षेत्र था जिसको वे रख सकते थे अपने पास, जिस पे इनका कब्जा हो गया था। अब क्या हुआ, ख्रुश्चेव साहब के पास पाकिस्तान पहुंचा ये बोलने के लिए कि देखिए हम तो अमेरिका के पिछले लगू थोड़ी हैं, हम तो इंडिया से बहुत डरते हैं, इस चक्कर में हम उनकी हिजी हजूर कर रहे हैं। हुजूर आप बोलें कल से आपको फर्शी सलाम लगाएंगे, आप हमारा साथ दे दीजिए, मेरी गर्दन फंसी है, ज़मीन छुड़वा दीजिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अभी जो ये वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं ना, आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो, उनके नाना जी, उन्होंने कहा कि हम विदेश मंत्री थे कि हम पूरे समय आपके साथ रहेंगे, रोज़ सुबह शाम आपको सलाम करेंगे, बस खाली ये मामला सुलझा दीजिए। शास्त्री जी यहाँ से गए ताशकंद समझौता करने के लिए। जो मैंने एक बार कहा था, ताशकंद समझौता जब करने गए थे तो उन्होंने मान लिया था कि जो ज़मीन रूस कह रहा है उसे छोड़ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा था कि आज के बाद हम आपकी अर्दली बन जाएंगे, हमारा काम करा दीजिए। तो एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग जिसे कहते हैं ना, बाँह मोड़ करके शास्त्री जी को उन्होंने एक तरह से मजबूर किया कि नहीं आप ये समझौता मानिए, ये सोच करके कि पाकिस्तान हमारा साथ देगा आगे। शास्त्री ने घर फ़ोन किया, बेटी ने फ़ोन उठाया तो उनसे कहा कि अम्मा को बुला दो, ललिता शास्त्री जी को। तो उन्होंने कहा अम्मा नहीं बात करेंगी, बहुत नाराज़ हैं कि ये क्या करके आ रहे हैं वहाँ से। तो शास्त्री जी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा कि जब हम अपने घर के लोग को ना समझा पाएंगे बिटिया, तो बाहर के लोग को कहाँ समझाइए। अवधि बोलते थे जो। फिर तो लौट के ही नहीं आए। उस पर बहुत सारे कहानियाँ भी हैं कि क्या उसमें रूस का हाथ था, क्या रूस का हाथ नहीं था। आज तक कोई उसका प्रमाण नहीं दे पाया है, लेकिन संदेह बना रहेगा और जिन कारणों से बना रहेगा कि एक देश का प्रधानमंत्री इतने आराम से किसी दूसरे देश में नहीं मारा जा सकता है, सामान्य मृत्यु भी नहीं प्राप्त कर सकता। उनकी तो आकस्मिक मृत्यु थी। अगर हम ये भी मान लें कि कोई इसमें षड्यंत्र नहीं था, आकस्मिक मृत्यु होना, अकाल मृत्यु होना किसी दूसरे देश में किसी प्रधानमंत्री का सामान्य घटना नहीं है। और
किसी और का उस समय नहीं होना उनके साथ, ये कुछ ना कुछ तो आपको संदेह का ये वो विषय पूरा करता है। लेकिन उसके बाद शास्त्री जी के बाद का जो फेज़ आता है, इंदिरा गांधी भारत में आती हैं, ब्रेजनेव को वहाँ पर अपनी ताकत मिल जाती है। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 1971 में जुलाई में ब्रेजनेव और इंदिरा गांधी मिलकर के एक समझौता करते हैं। समझौता कुछ नहीं करता है, ये समझौता कहता है अगर भारत पर कोई भी आदमी आक्रमण करेगा तो ये रूस की जिम्मेदारी है कि वो भी लड़ाई में भाग लेगा भारत को बचाने के लिए। ये हुआ है जून, जुलाई, अगस्त में, इन 3 महीनों में से कभी। और दिसंबर 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया है और कोई देश नहीं आया उसको बचाने। पाकिस्तान को बहुत बताया गया था कि उधर से चीन आ जाएगा, वहाँ से अमेरिका आ जाएगा, 7th फ्लीट आ रही है, ये फलाना आ रहा है, कोई नहीं आया। 7th फ्लीट आ रही थी, हिंद महासागर में गोल गोल घूम रही थी। मतलब आप यहाँ किसी को पीट रहे हैं और पुलिस की जो पेट्रोल गाड़ी है वो रोड पर घूम रही है, अरे उतर के आओ ना भाई, तब ना बचाओ। नहीं, कोई नहीं आया। उसमें लोगों का मानना है कि रूस ने भारत की जो संधि की थी उसके बाद चीन समझ गया था कि अभी इसमें दखलंदाजी देना ठीक नहीं, वो आया ही नहीं, कोई और देश नहीं आया। और वो भारत और रूस की मैत्री का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और उसके बाद से आपने और बहुत सारी चीज़ें देखी, भारत में रूस का इन्वेस्टमेंट हुआ। 70 के दशक में तो शुरुआत में हम ये मानते हैं कि भारत का 70% या 75% जो हमारा सुरक्षा का उपकरण था रूस से आता था। अब ये कहानी चलती रही। ब्रेजनेव बहुत दिन रहे, 18 साल रहे, 64 से लेकर 82 तक। 82 में उनके जाने के बाद अच्छा हर चीज़ फ्री नहीं आती ना, आपको मदद की है तो कुछ की कीमत होती है। अब आप सोचेंगे भारत ने क्या कीमत दी, हमको तो पता नहीं ऐसा कुछ भारत ने दिया, देने को भी क्या है, सुदामा क्या देगा कृष्ण को टाइप। लेकिन कम से कम वो आप जो कांख में बांध के ले गए थे वो चूरा तो दीजिएगा ना, वो आपसे लिया उसने। और कब लिया, उस समय नहीं लिया। 1979 में 24 दिसंबर की रात को अफगानिस्तान में सोवियत रूस की सेना घुस गई, ये कह के कि इस देश में बहुत अस्थिरता है, हमको इसको संभालना है, और चले आए। अमेरिका आ गया, उसके बाद पाकिस्तान के बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि वो तो लॉजिस्टिक पॉइंट बन गया, सारा कुछ रसद वहीं से जाना है। उसामा बिन लादेन भी आ गए और बहुत सारे लोग आ गए। उस 10 साल 1979 से 89 तक 79 to 89 89 तक पाकिस्तान ने चांदी काटी लिटरली। अफरात मात्रा में इनको सामान मिला, पैसा मिला, बगैर पूछे न्यूक्लियर बम उसी बीच में इसने बना लिया। अमेरिका ने कभी कुछ नहीं बोला। 1989 में सोवियत रूस अफगानिस्तान छोड़ के वापस चला गया। सोवियत रूस कभी नहीं हारता अफगानिस्तान में, अपनी दम पर उसको ये तालिबान कभी नहीं हरा सकता है, न बंदूक से भी नहीं हरा सकता था। उसके हारने का एकमात्र कारण ये था, एक चीज़ कही जाती है, कंधे पर रखकर जो मिसाइल चलाया जाता है हेलीकॉप्टर गिराने के लिए, बहुत सोच विचार के बाद अमेरिका ने वो तालिबान को दिया। जब तक हेलीकॉप्टर में रूसी सेना आकर के इनको पहाड़ी में ढूंढ कर मार रही थी, तब तक तालिबान नहीं जीतने वाला था। जब इन्होंने हेलीकॉप्टर गिराना शुरू कर दिया तो रूसी सेना के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा। क्योंकि अगर आपके पास, आप हवा में उड़ रहे हैं और कोई पीछे छुप के ये मिसाइल लॉन्चर लेके बैठा है, तो आप तो उसके लिए चिड़िया हैं। करेक्ट। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद सोवियत संघ टूट गया, 1991 में ख़त्म हो गया। तो ब्रेजनेव के बाद कहते तो लोग ये हैं कि मामला चल गया 7 साल 1991 तक। मिखाइल गोर्बाचोव आए, उन्होंने कहा कि देश तो संभाल नहीं रहा है, हम ओपन करते हैं, ये करते हैं, छूट देते हैं, यूएसएसआर ख़त्म हो गया। फिर रशिया की हालत अगले 9 साल ऐसे ही चलती रही। बोरिस येल्त्सिन आए, कोई आए, बड़ी बुरी हालत रही, जब तक श्री पुतिन का आगमन नहीं हुआ 2000 में। और पुतिन के आने के बाद पुतिन बिल्कुल कई अर्थों में स्टालिन है। उस तरह के वो मास किलर नहीं होंगे, लेकिन अपने दुश्मनों को निपटा देना उनके लिए बड़ा आसान है। वो देश के भीतर रॉ एजेंट थे, केजीबी एजेंट सॉरी। हाँ। लेकिन तो केजीबी एजेंट वो कैसे एंट्री किए रशियन पॉलिटिक्स में, ये थोड़ा बताएंगे। ये बताइए मुझे अमित जी, ये थोड़ा विवादास्पद हो सकता है। अगर अजीत डोभाल चुनाव लड़ेगा तो हार जाएगा क्या? अब और बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। क्योंकि देश के जो लोग चला रहे हैं उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। अजीत डोभाल पे तो कभी हम लोग एक पॉडकास्ट ही कर लेंगे, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारे इनपुट थे। येल्त्सिन के बहुत करीबी थे जब बोरिस येल्त्सिन थे। और बोरिस येल्त्सिन की सबसे बड़ी अच्छाई ये थी कि सुबह उठते थे और पहले बार वो चाय के कप के स्थान पर गिलास उठाते थे। अच्छा। और शाम तक नहीं छोड़ते थे। बहुत बड़े अल्कोहलिक थे। और बात के स्टेज में वो कंट्रोल में नहीं थे, ना अपनी शरीर के
न सरकार के, न किसी के। और इनके बहुत करीबी थे पुतिन साहब। और पुतिन साहब ने बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा की थी उस कुर्सी के खाली होने तक। वो अपने आप हो या करनी पड़े, दोनों तरह से वो तैयार थे। तो और उसके बाद पुतिन साहब ने जैसा देश को चलाया है, एक तानाशाह चलाता है, ये बोलने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अपने विरोधियों के साथ चुनाव को कैसे बदला जाए, किस चुनाव में क्या किया जाए, वो सब करते रहते हैं। नियम बना कि 8 साल के बाद कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा, तो उन्होंने 4 साल अपने भाई को बिठा दिया कि सुनो भाई जीतन राम मांझी तुम बैठ जाओ, फिर तुम हट जाओ, फिर अब हम बैठ जाएं, फिर रूल बदल गया तो वो चलेगा। ये आजीवन रहेंगे, जब तक रहेंगे ये रहेंगे। इसलिए इनके आने के बाद से रूस को थोड़ी ताकत दोबारा इकट्ठी करने का मौका भी मिला। जो देश बिल्कुल बिखर गया था, एक कहते हैं ना नैतिक रूप से टूट गया था कि हम क्या करें, हम तो हताश हो गए। उस हताशा से उठाने में पुतिन का बहुत बड़ा योगदान है उस देश के लिए। और उसके साथ साथ जो लोग उन पर निर्भर थे, जिसमें भारत भी है, वैसे देशों के लिए पुतिन का आना सुखद रहा है या लाभकारी रहा है। सुखद कहना गलत होगा, लाभकारी रहा, एडवांटेजेस रहा है, बेनिफिशियल रहा है। तो वो अभी भारत आए थे तो बहुत सुखद था भारत के लिए कि आगे कुछ और काम होगा। तो ये तो एक नटशेल में बात हुई कि इतने सालों से क्या क्या चल रहा था। अब लेकिन भारत और रूस के संबंधों में आज भी मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे सुरक्षा के हथियार हैं, आज भी रूस से बहुत सारे आते हैं। अभी जो S-400 आपने देखा है, मिग तो अब आना बंद हो गया है, उसके बाद न्यूक्लियर सबमरीन आने की बात चल रही है। सारे के सारे सामान आज भी भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में रूस से आ रहे हैं। अब आप कहिएगा क्यों ऐसा है, जबकि हम फ्रांस से भी लेते थे, अमेरिका से भी। भारत सरकार ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे हथियार देश में बने। पूरी दुनिया में रूस एकमात्र ऐसा देश है जो आपको तकनीक देने को तैयार है। बाकी लोग आपको सामान देना चाहते हैं, तकनीक नहीं देना चाहते हैं कि आप बना ना लें। और ये सब जो सामान बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं अगर कोई आदमी खोलने की, छेड़ने की कोशिश करे तो वो खुद ही से ख़राब हो जाए, ताकि आप कुछ सीख ना पाए, वरना आप तो खुद सीख लेंगे ना वापस उठा करके। इसलिए रूस आज भी भारत का सबसे स्थायी और सबसे भरोसेमंद सुरक्षा का सामान देने वाला, हथियार देने का साझीदार है। और दूसरा जिसके चलते ट्रम्प साहब नाराज़ हैं वो है एनर्जी, यानी कि कच्चा तेल, गैस। इसके मामले में भारत की निर्भरता रूस पे है। खुले बाज़ार से खरीदेगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए उसके भरोसे उसको रहना है। ये तो 2 सबसे ज़रूरी बातें हैं और इससे भारत अभी निकल नहीं पाया है और उस पर अभी भी निर्भर है। और रूस कम से कम भारत के लिए एक बहुत जिम्मेदार साझीदार रहा है ना। बिल्कुल। अभी की बात आप करेंगे कि पुतिन आए तो क्या मिला, ये तो सब कह रहे हैं ना कि आए तो क्या मिला, कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कुछ ये नहीं हुआ। ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, ये बात सच है। बहुत लोगों का मानना था कि सुरक्षा समझौता हो जाएगा, जैसे 71 में हुआ था उस तरह का कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। वैसा होने का भारत को बहुत लाभ नहीं है, क्योंकि अभी भारत को किसी एक देश के साथ उस तरह के सुरक्षा समझौते की एक तो ज़रूरत नहीं है, और दूसरा उतना करीब आपको किसी भी देश के अभी होना नहीं है। आपको अपने सारे विकल्प खुले रखने। आपको अमेरिका को संदेश देना था, पश्चिम को संदेश देना था कि मेरे पास विकल्प है, वो आपने दे दिया है। अब ये जरूरी नहीं कि आप उसके सामने जाके बैठ जाएं कि अरे आप ही सर्व कुछ है, मेरा जो कुछ करेंगे आप करेंगे। उसकी आवश्यकता भारत को नहीं है। कैसा सुरक्षा समझौता हम चाहते हैं भारत के लिए? भारत पर कोई ऐसा आसन्न खतरा नहीं है, भारत अभी उतना कमज़ोर नहीं है कि किसी से युद्ध होने वाला है और हार जाए, तो किस लिए चाहिए भारत को ऐसा समझौता? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो बना रहेगा, लेकिन मैंने जो पहले कहा उसको आगे बढ़ाने के रास्ते हैं, उस रास्ते को खोलिएगा तभी बात आगे बढ़ेगी। क्या एक पॉइंट और आता है कि क्या बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होना एक स्ट्रेटजिक हिस्सा था? जरूर था ये। मुझको ये लगता है ना कि चीन के बाद अगर इतनी जल्दी पुतिन भारत आए हैं तो कहानी जो दिखाई पड़ रही है इसके अलावा कुछ है जो हम सब कोई नहीं जानते, और हो सकता है कभी ना जाने, कुछ घटना हो उससे हम इसको जोड़ के भले बता दें कि हाँ मैंने तो कहा था ना ये है वो, लेकिन अभी कोई जानता नहीं है। लेकिन आना अपने आप में सामान्य घटना नहीं है। कुछ ही दिन पहले आप चीन में मिले हैं ना, उसके बाद आप आ रहे हैं और भारत आ रहे हैं सारे देशों को छोड़कर, तो कुछ तो विशेष बात है नहीं, कुछ भी। अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा, आपको 2 अलग अलग घटनाक्रम मैं बताता हूँ। भारत एक स्थिर देश और भारत के पड़ोस वाले देश अस्थिर। भारत में अचानक से सबसे पहले GPS स्पूफिंग स्टार्ट होता है। एक छोर से आवाज़ आता है कि भाई यहाँ पे BBC जैसा बड़ा मीडिया हाउस एक स्टोरी करता है कि जब भारत में
जेन जी आंदोलन करेगा तो कैसा होगा, ऐसे स्टोरी कुकिंग हो रहा है, जीपीएस स्पूफिंग हो रहा है, कुछ देश के अंदर कुछ घटनाक्रम शायद इंटेलिजेंस इनपुट हो, हम लोग तो नहीं जानते। उस स्थिति में पुतिन का देश में आना, कहीं कुछ और एंगल भी तो हो सकता है। और एंगल जीपीएस स्पूफिंग का तो क्लियर एंगल है कि वो एक साइबर अटैक था और कुछ नहीं था। और देखिए पहला वाला भी एयरलाइंस पे ही था और अभी भी एयरलाइंस पे हुआ, तो दोनों उसी पर हैं। और ये कोई भी कर सकता है भारत के साथ। जो आपने कहा ना साइबर अटैक, उसमें चीन भी महारथी है और बाकी पश्चिम के देश तो हैं ही, रूस भी कम नहीं है। अगर वो आएगा अपने पे तो वो भी सब काम में बहुत तेज है। हाँ। तो हो सकता है कि पीछे कुछ पृष्ठभूमि में है जो हम लोग बाहर से नहीं जान पा रहे हैं। हो सकता है केजीबी के पास ये जानकारी हो या भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी हो, लेकिन हमें बाहर से पता नहीं है। इतना जरूर है कि हमें लक्षण दिखते हैं कि कुछ तो चल रहा है। हाँ, क्योंकि आप एक स्टेबल गवर्नमेंट है, आपको अनस्टेबल करने के लिए हो सकता है बहुत सारे हिडन एजेंट्स हों जो एक्टिव हो कि आपको अनस्टेबल किया जाए, और इस तरह का कुछ इनपुट हो जो एक लार्ज स्केल पे हो, जिसको साधना जरूरी था। संभव है, बिल्कुल संभव है, लेकिन वही जैसे मैंने कहा, ये सार्वजनिक रूप से जानना बड़ा मुश्किल है, कह पाना भी मुश्किल है। हाँ, कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। इस स्थिति में अब आते हैं कॉमन सिटीजन जो सोशल मीडिया पे किसी नैरेटिव में फंसे हुए हैं, प्रो और अगेंस्ट कुछ भी हो सकता है, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, इस पे आपका क्या एंगल है? मुझे लगता है पुतिन की जो अभी भारत की यात्रा है उस पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आलोचना करते मिलेंगे, लेकिन एक सेट ऑफ पीपल है जो कर रहे हैं। ये उन लोग हैं जो मेरे ख्याल से, जिन्हें हम कहते हैं ना प्रोफेशनल क्रिटिक होते हैं कुछ लोग, उनका पेशा है कि हम आलोचना ही करेंगे। अगर आप कहिएगा कि आज रांची में ठंड बहुत है तो कहेंगे नहीं, रांची की ठंड से क्या होता है, साइबेरिया की ठंड देखो। जा रहे नहीं हो लेकिन तुम उसके बारे में सोचो। तो ऐसा कुछ उनका कहना होता है कि उल्टी बात करो जिससे कि तुमको, जिससे एक शब्द आजकल बहुत चलता है, जेनजी में भी चलता है, गैस लाइटिंग। आप कहेंगे मुझे ठंड लग रही, तो कहेंगे तुम्हें क्या ठंड लग रही है, कुछ रिक्शा चलाओ ज़्यादा ठंड लग रही है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? अरे मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ, कभी अपने लिए भी सोच लूँ। तो वो पेशेवर आलोचक है और वो दूसरे को बोलते हैं कि तुम्हारे में क्या कमी, अपने बारे में नहीं बोलते हैं कि क्या कमी। तो पुतिन के भारत आने से जिनको दिक्कत है, वो मैं मान सकता हूँ कि उन्हें आलोचना करने की आदत है। एक लाइन में पुतिन का भारत आना पे आपका क्या विचार रहेगा? मैंने जो पहले कहा, ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि आपके पास एक इतना स्थायी मित्र है, और पुतिन के लिए भी यही बात लागू होती है कि उसके पास भारत जैसा मित्र है। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस पॉडकास्ट को फिनिश करूंगा कि मैं सोशल मीडिया पे ही देखता हूँ, लोग कंपैरिजन करते हैं, चाइना में ये है, जापान में ये है, रशिया में ये है, अमेरिका में ये है, हम हिंदुस्तान में क्या है? क्या हम चाइना बनना चाहते हैं? क्या हम रशिया बनना चाहते हैं? क्या हमें बनना चाहिए? मैं इस एंगल से बात कर रहा हूँ, जो शासक रहे हैं वहाँ पे। आपने जिक्र किया रशिया के सारे शासक का, और चाइना को भी मोर और लेस हम लोग जान ही रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमें चीन जैसी व्यवस्था चाहिए, उसमें खुद आधे घंटे नहीं रह पाएंगे। जो ये कहते हैं कि हमें साम्यवादी व्यवस्था चाहिए रूस की, वो आधे घंटे नहीं रह पाएंगे। अब 2 मिनट बाद आगे बढ़ा ही दूँ। जवाहरलाल नेहरू 1926 में जब पहली बार यूरोप गए थे कमला के इलाज के लिए, 30 में गए फिर, तो उन्होंने सोवियत रूस की व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। वो कितना तेज़ी से इसने औद्योगिकरण किया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक तरह से आधुनिकीकरण के बहुत बड़े वकालती थे, चाहते थे कि भारत आधुनिक बने और मजबूत बने। इसलिए उनको लगता था कि जब तक बड़ी बड़ी उद्योग नहीं लगेंगे जो रूस कर रहा है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन तब भी वो कहते थे इसके साथ जो हिंसा है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं कहा कि भाई कम्युनिस्ट बनना चाहता हूँ या भारत एक साम्यवादी देश बने। उन्होंने क्या कहा? समाजवादी देश बने, सोशलिस्ट, नॉट कम्युनिस्ट। क्योंकि समाजवाद का मतलब होता है कि उसमें हिंसा की जगह नहीं है। कम्युनिज्म में होती है और इन सारे देशों में है। और जो भारत में कहते हैं ना कि यहाँ खूनी क्रांति नहीं हुई इसलिए हम लोगों में लड़ने की कौम नहीं है, अच्छा है कि लड़ने की कौम नहीं है। एक लड़ने की कौम ने लड़के पाकिस्तान बनाया है, लड़ते ही चला जा रहा है। अफगानिस्तान से भी लड़ रहा है,
हमसे भी लड़ रहा है और कल अगर जरूरत पड़ी चीन से भी लड़ने लगेगा, तो उसको लड़ते रहना है, क्योंकि शांति से रहना वो जानेगा नहीं। तो वो हम नहीं हो तो बेहतर है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे रशिया भारत के रिलेशनशिप पे, पुतिन के जर्नी पे, और हम समझने की कोशिश किए कि क्या हमें भी रशिया और चाइना जैसा बनना चाहिए, या हम क्या वैसे परिवेश में जी सकते हैं। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आज हम अपने मेहमान का भी बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं इतना सारा समय देने के लिए। सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।